Hello and welcome everyone in the classroom of Unne Study Circle. Dear student, in this lecture we are going to study about delegation of authority. बेटे आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो अधिकार अंतरण के विषय में रहेगा। आज हम किसी प्रबंधक के, किसी मैनेजर के उस व्यवहार का अध्ययन करेंगे जो हर एक मैनेजर को इस काबिल बनाता है कि वो अपने वर्कलोड को, जो उसके ऊपर बहुत सारा कार्यभार होता है, उसका सफलतापूर्वक निष्पादन कर सके। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट meaning, definition, element and features of each of the elements of delegation of authority. Let me tell you very first what do we mean by delegation of authority. Delegation of authority simply means dividing your workload or your total responsibility among your subordinates and giving them authority related to the piece of work assigned to them so that they can perform the work assigned effectively and efficiently. जो भी एक प्रबंधक का कुल कार्यभार होता है उसको छोटे छोटे कार्य समूह में विभाजित करके अपने अधीनस्थों को सौंप देना और हर एक यूनिट से संबंधित जो भी हमने कार्यभार अपने अधीनस्थों को सौंपा है उस कार्यभार से संबंधित अधिकार भी उनको हस्तांतरित कर देना ताकि वो दिए गए कार्य को दिए गए समय के अंदर अच्छी गुणवत्ता के साथ परफॉर्म कर सकें। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। या आप बोल सकते हैं अगर कोई अधिकारी अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थों के साथ साझा करता है इसलिए कि वो अपने को दिए गए कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करा पाए या कर पाए, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स सो एज टू एनेबल देम टू परफॉर्म देयर वर्क असाइन्ड इफेक्टिवली। जिस भी अधीनस्थ को जो कार्य दिया गया है अगर उससे संबंधित अधिकार हम उसको नहीं देंगे तो वो अपने कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। बार बार अगर कोई निर्णय उसे लेना पड़ेगा तो वो अपने अधिकारी के पास दोबारा से आएगा। अधिकारी का जो कार्यभार है वो कम होने की बजाय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बार बार उसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सुझाव देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा अपने अधीनस्थों को। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की जो विद्वानों के द्वारा दिया गया है। उन्होंने अधिकार अंतरण को या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को किस प्रकार से परिभाषित किया है। पहले एफ.जी. मोर, अकॉर्डिंग टू हिम असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम राइट टू डू इट। बेटे दूसरे व्यक्तियों को कार्यभार सौंपना और उस कार्यभार से संबंधित अधिकार उनको देना ताकि वो उस कार्यभार का सफलतापूर्वक निष्पादन कर सकें। उन्होंने ये कहा है दूसरे व्यक्तियों को कार्यभार सौंपना। वो दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको हम फॉर्मली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू बी योर सबऑर्डिनेट, जो हमारे से निम्न स्तर के वर्कर्स होते हैं, जिनको डायरेक्ट करने की अथॉरिटी हमारे पास होती है। दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और अधीनस्थ अधिकारी। अपने अधीनस्थों को हम अपना कार्यभार सौंप सकते हैं लेकिन उनको कार्यभार का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता है और वो अधिकार भी हमें उनको सौंपना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में या किस डिग्री तक या किस प्रकार का अधिकार कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करने के लिए तैयार हो पाता है। ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो डेलीगेटर है उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ जो कार्य है या जो सबऑर्डिनेट है उसकी क्षमता पर भी, उसकी क्वालिफिकेशन पर भी, उसके एक्सपीरियंस पे भी, उसकी विश्वसनीयता पे भी ये बात निर्भर करती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। ही सेड ग्रांटिंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट सो अनेबलिंग देम टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अपने अधीनस्थों को अधिकार सौंपना ताकि वो पूर्व निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत निर्णय ले सके। पूर्व निर्धारित सीमाएं क्या होती हैं? उस कार्य से संबंधित जो कार्य उनको उनके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, उनके सीनियर ऑफिसर के द्वारा सौंपा गया है, केवल उसी कार्य से संबंधित निर्णय वो उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए ले सकते हैं। Delegation of authority does have three important elements. First is responsibility, the second one is authority and third one is the accountability. आप लोग बोल सकते हैं उत्तरदायित्व, उस कार्यभार को करने का जो कार्यभार आपको सौंपा गया है। अथॉरिटी मीन्स अधिकार, उस कार्यभार से संबंधित निर्णय लेने के
अधिकार हमारे अथॉरिटी कहलाते हैं, जो कार्यभार हमें सौंपा गया है। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। जवाबदेही हमेशा उसी व्यक्ति की होती है जिसको वास्तव में वो कार्य सौंपा गया है, लेकिन अगर उसके पास अपना खुद का स्टाफ है, मतलब उससे भी नीचे अगर कोई अधीनस्थ है, तो वो उस कार्यभार को तो सौंप सकता है, लेकिन उसकी जवाबदेही को हस्तांतरित नहीं कर सकता। जवाबदेही हमेशा उसी मैनेजर की रहती है, उसी वर्कर की रहती है, जिसको वास्तविक तौर पर उसके अधिकारी के द्वारा वो कार्य सौंपा गया है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की हमेशा चीफ मैनेजर की तरफ या जनरल मैनेजर की तरफ ही रहेगी, उसको हस्तांतरित हम नहीं कर पाएंगे। नाउ वी नीड टू डिस्कस ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स इन डिटेल। वेरी फर्स्ट बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उत्तरदायित्व की। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क or the group of tasks assigned to him by superior, and he is also accountable towards superiors related to the work to which rights have been transferred to him. हमेशा जो निम्न अधिकारी होते हैं, हमारे अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, वो बातें होते हैं उस कार्य को करने के लिए जो कार्यभार उनको उनके उच्च अधिकारी के द्वारा सौंपा गया है। उनकी इसी बाध्यता को, उस कार्य को करने की जो उनके अधिकारी ने सौंपा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व कहा जाता है। वो अपने सुपीरियर की तरफ अकाउंटेबल भी होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं उस कार्य को करने के लिए जो कार्य उनको सौंपा गया है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को या कार्यभार को वो अपने अधीनस्थों से करवा सकते हैं, लेकिन जवाबदेही का हस्तांतरण वहां पर अधीनस्थों की तरफ नहीं होगा। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कितने टाइप्स की हो सकती है। वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कैन बी डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट्स। कार्य को करवाना, संपन्नता कार्य की, बेटे कार्य को करवाया जा सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करके भी, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, जिसका हम फर्दर डेलीगेशन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 होती है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसको आप अकाउंटेबिलिटी भी बोल सकते हो, जवाबदेही भी बोल सकते हो। जवाबदेही को हम हस्तांतरित फर्दर नहीं कर सकते। जवाबदेही केवल उसी व्यक्ति की रहेगी जिस व्यक्ति को वो कार्यभार ओरिजिनली सौंपा गया है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, या जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। कार्यभार को हम अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी जवाबदेही है उसको कभी भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब विशेषताओं की बात करते हैं। असाइनेबिलिटी मतलब इसको हस्तांतरित किया जा सकता है, जो जब उत्तरदायित्व होता है उसको हम हस्तांतरित कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है, उसको हम कभी भी हस्तांतरित नहीं कर सकते। फिर आता है असाइन सिस्टम ब्यूटीफुल। इसके पीछे औचित्य क्या होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनको कार्य में एंगेज रखना, उनको ड्यूटीफुल बनाना, और जो मैनेजर्स हैं उनको उनके कार्यभार को कम करना, ताकि वो अपना ध्यान महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ केंद्रित रख सके। यही इसके पीछे हमारा लॉजिक होता है कि हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अधिकार किसी मैनेजर को, या डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अधिकार किसी मैनेजर को देते हैं कि वो अपने कार्यभार को रिड्यूस कर सके, वो अपने कार्यभार को अपनी टीम के द्वारा, अपने स्टाफ के द्वारा परफॉर्म करा सके। ओरिजिनेट फ्रॉम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। देखो बेटे, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होता ही एक चीज है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये जो उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी का संबंध होता है, उसी में से डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या असाइनमेंट ऑफ वर्क जनरेट होता है हमारा। जब तक हमें अपने अधिकारी से आदेश नहीं मिलेगा तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। जब तक हमारा उच्च अधिकारी हमें कार्यभार नहीं सौंपेगा, हमारा उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होगा, हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी इज सिंपली पावर टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रक्टिंग अदर्स अबाउट यूज ऑफ समथिंग। बेटे, ये क्षमता होती है, ये अधिकार होता है निर्णय लेने का, या तो संसाधनों के प्रयोग से संबंधित, या अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने से संबंधित कि वो किस मात्रा में कौन से संसाधनों का किस समय प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इट इज रिलेटेड टू पोस्ट। जो अधिकार होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, वो व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होती है जो किसी पद पर आसीन होता है। रादर दिस इज रिलेटेड टू द पोस्ट। अथॉरिटी हमेशा पोस्ट में होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, चाहे वो गवर्नर ऑफ स्टेट की पोस्ट है। इट इज ऑलवेज वेस्टेड इन द पोस्ट, नॉट इन द पर्सन दैट इज डिस्चार्जिंग
एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन दैट पोस्ट। जो व्यक्ति उस पद पर आसीन है वो उस व्यक्ति के पास नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो निर्णय नहीं ले सकता, हाँ ऑफिशियल कैपेसिटी में वो निर्णय ले सकता है। कैन बी डेलीगेटेड, हाँ अधिकारों का भी अधीनस्थों के साथ साझा किया जा सकता है। अगर हम अपने अधीनस्थों को कार्यभार सौंपते हैं तो उस कार्यभार को पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में उस कार्य से संबंधित अधिकार हम अपने अधिकारियों अधीनस्थों को सौंप सकते हैं ताकि वो उस कार्य को अच्छी गुणवत्ता के साथ संपन्न कर पाए। फिर बात करते हैं प्रोवाइड राइट टू मेक डिसीजन। हाँ, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो हमें अधिकार देता है उस कार्य से संबंधित निर्णय लेने का जो कार्य हमारे अधिकारी के द्वारा या उच्च अधिकारी के द्वारा हमें सौंपा गया है। फिर बात करते हैं बेटे अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। Accountability means answerability towards the superior related to performance of work that is being assigned to us। ये जवाबदेही होती है हमेशा अपने उच्च अधिकारी की तरफ जिसने हमें कार्यभार सौंपा था। डिपार्टमेंटल मैनेजर किसकी तरफ अकाउंटेबल होते हैं? अपने चीफ मैनेजर की तरफ या फिर जनरल मैनेजर की तरफ। ऐसे ही जनरल मैनेजर किसको अकाउंटेबल होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ या प्रेसिडेंट की तरफ। जो कार्यभार हमें सौंपा गया है उस कार्यभार के प्रति हमेशा हम ही अकाउंटेबल रहेंगे, हम ही उत्तरदायी रहेंगे। जबकि जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा कार्यभार है, उसको हम अपने अधीनस्थों में बांटकर भी पूरा करा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे ही हमने कार्य को बांट दिया, उत्तरदायित्व को बांट दिया, तो जवाबदेही भी हमारी बट गई है। नहीं, हमारी जवाबदेही नहीं बटेगी। जो आपके अधीनस्थ हैं वो उस कार्य को करने के लिए आपको आंसरेबल हैं। आप किसको आंसरेबल हैं? आप अपने उच्च अधिकारी को जिसने आपको कार्य सौंपा था आंसरेबल हैं। तो अकाउंटेबिलिटी हमारी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। ये हमेशा सुपीरियर की तरफ ही होती है, कभी भी सबॉर्डिनेट की तरफ नहीं होती है। बेस्ड ऑन फॉर्मल रिलेशनशिप, मतलब जो हमारा औपचारिक संगठनात्मक ढांचा होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो उसी के ऊपर बेस्ड होती है। ये हमेशा सुपीरियर की तरफ ही हमारी होती है। लास्ट फीचर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ वर्क। जब भी हमें कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है, कोई कार्यभार दिया जाता है, उस कार्यभार को पूरा करने के लिए हम अकाउंटेबल उसी वक्त हो जाते हैं। वो कार्य अगर हमारा संपन्न नहीं हुआ दिए गए समय में तो जवाब हमें देना पड़ेगा, जबकि उस कार्यभार को हम अपने अधीनस्थों में बांटकर पूरा करा सकते हैं। कैसे कराते हैं? हम खुद करते हैं या अधीनस्थों से कराते हैं? उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी हैव लर्न अबाउट मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड फीचर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। समटाइम this is being asked in the question paper whether the accountability can be delegated. No, accountability cannot be delegated. It is always remain towards the superior who has provided us with the not only piece of work to be performed but also with the authority that is required to make decisions related to the performance of work. So accountability is called responsibility 2, whereas responsibility is called responsibility 4. That means operational responsibility, the task must be completed, that is our responsibility. But who is answerable to get completed? That is the manager to whom actually work was delegated. Thereafter another question may also be asked, that means what is the basis of delegation of authority? जो मैनेजर्स होते हैं वो किस आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि उसे कौन सा अधिकार कौन से अधीनस्थ को या कितनी मात्रा में सौंपना चाहिए? बेटे इसका आधार होता है कार्य का बंटवारा। कोई भी मैनेजर्स होता है इस काबिल होता ही नहीं है कि वो सारे कार्यभार को अकेला डिस्चार्ज कर पाए, सभी कार्यों को वो अपने आप में ही पूरा कर पाए। इसीलिए उसको स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उस स्टाफ से अपना कार्य करवा सके। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क में का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वो अपने कार्यभार को स्मॉल यूनिट्स ऑफ वर्क में डिवाइड करेगा, फिर अपने हर एक सबऑर्डिनेट को या अधीनस्थ अधिकारी को उसमें से एक यूनिट ऑफ वर्क असाइन करेगा और उस यूनिट ऑफ वर्क को करने के लिए उसे कितना अधिकार चाहिए, किस प्रकार का अधिकार चाहिए, यह भी निर्धारित करेगा। जो हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, ऑलवेज किस बात पर डिपेंड करती है कि सुपीरियर की कितनी क्वालिफिकेशन है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसका कितना ट्रस्ट है अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर। ऐसे ही जो सबऑर्डिनेट्स हैं
वो कितने ज्यादा क्वालिफाइड हैं, जो कार्य वो कर रहे हैं वो कार्य किस प्रकृति का है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के अलावा भी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन बेस क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क ही होता है हमेशा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या अधिकार अंतरण का। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड the content of this lecture. In our next lecture we are coming with the process of delegation of authority. If you have learned many things from our lecture, you must subscribe to our channel, like our video and share this video with your friends. Thank you very much for watching us. Have a good day.